हेलो दोस्तों, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और आप अगर कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें समाजशास्त्र पूछा जाता हो, जैसे पीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, जीडीसी हो गया, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक? और ये स्पेशली पीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चंस, जो कि हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। कहीं भी आते-जाते आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये जो 10 मिनट आप देते हैं वो आपको भले ही चीज़ें आपने पढ़ा है, आता हो, लेकिन ये बार-बार रिवाइज़ होगा और गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। क्योंकि जब आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं और उसकी वजह से रिजेक्शन मिलता है तो काफ़ी दुःख होता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। समाजशास्त्र अपने में ही एक संघ है। समाजशास्त्र अपने में ही एक संघ है। ये किसका कथन है? तो देखिए, जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं कि ये किसका कथन है या ये किसने कहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सीधा आप याद कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे कोटेशन हैं, कितने कोटेशन को आप याद करें? तो देखिए, बहुत सारे कोटेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ-कुछ कोटेशन को याद कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, उनके कुछ कोटेशन को याद कर लीजिए। उसके बाद कुछ लोगों का ट्रिक बना लीजिए कि इन्होंने क्या कहा है और इनके नाम से कैसे ये चीज़ जुड़ा हुआ है, इनके सिद्धांत से कैसे जुड़ा हुआ है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। समाज अपने में ही एक संघ है। ये कौन कहते हैं? ये गिडिंग्स कहते हैं। ये गिडिंग्स का कहना है कि समाज खुद ही एक संघ है, ठीक? समाज को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। देखिए यहाँ से याद कर लीजिए, समाज जो है संघ है, गिडिंग्स कहते हैं, ठीक? उसके बाद मैकाइवर मैकाइवर जो है समाज को क्या कहते हैं? सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं। मैकाइवर पेज जो है समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं, ठीक? उसके बाद अगर ग्रीन को देखते हैं तो ग्रीन की एक पुस्तक है, उसका नाम है सोशियोलॉजी। ग्रीन की पुस्तक क्या है? सोशियोलॉजी, ठीक? सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? ग्रीन की पुस्तक है, ठीक? तो उसके बाद हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कृषक समाज एक स्वतंत्र व स्वकेंद्रित किनका समूह है? कृषक समाज जो है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ये घुमाया हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कृषक समाज एक स्वतंत्र व स्वकेंद्रित है, किस मामले में? हाँ, ऐसा किन लोगों का समूह है जिसमें वो स्वतंत्र और स्वकेंद्रित है? ग्रामीण लोग, खेती करने वाले लोग, सांस्कृतिक लोग या धार्मिक लोग? तो ये खेती करने वाले लोगों का क्या है? स्वतंत्र और स्वकेंद्रित समूह है, ठीक? हम चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उत्तर औद्योगिक समाज को की विशेषता है सेवा, अर्थव्यवस्था और बौद्धिक तकनीकी, ठीक? देखिए ये कथन कारक का क्वेश्चन है। कह क्या रहा है कि उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। क्या-क्या विशेषता है उत्तर औद्योगिक समाज की? सेवा, अर्थव्यवस्था और बौद्धिक तकनीकी है, ठीक? और ये जो है आर कह रहा है, रीज़न कह रहा है कि उत्तर औद्य उत्तर औद्योगिक समाज में मूल महत्व वस्तुओं के उत्पादन को दिया जाता है। तो क्या ये दोनों में कौन सा सही है? तो ये देखिए, क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत है? ये चीज़ देखना है हमें, ठीक? तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? तो सेवा, अर्थव्यवस्था और बौद्धिक तकनीक इसकी विशेषता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक? ये आप पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अब देखिए ये दूसरा क्या कह रहा है? उत्तर औद्योगिक समाज में मूल महत्व वस्तुओं के उत्पादन को दिया जाता है। तो ये वस्तुओं के उत्पादन को मूल महत्व नहीं दिया जाता, ये औद्योगिक समाज में दिया जाता है, ठीक? औद्योगिक समाज की विशेषता है वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मशीनीकरण करके दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए। उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं, ठीक? टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं, संचार पे ध्यान देते हैं, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जाता है उत्तर औद्योगिक समाज में। आई बात समझ में? आगे चलें तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो लेवी स्ट्रॉस ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना
किनके मध्य अंतर स्थापित न करने के कारण की है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेवी स्ट्रॉस, देखिए 2 थिंकर दिए हुए हैं, पहला लेवी स्ट्रॉस है और दूसरा रेडक्लिफ ब्राउन है। इन दोनों को हम एक-एक करके अभी यहीं पे समझेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं ऑप्शन कि लेवी स्ट्रॉस ने किस रेडक्लिफ ब्राउन की किस थ्योरी की आलोचना की है, यही पूछ रहा है, सीधा सा सिंपल सा, ठीक? आलोचना की है और मतलब किस चीज़ों के बीच अंतर नहीं किया रेडक्लिफ ब्राउन, उसी की आलोचना करते हैं। तो क्या सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध के बीच, सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संरचना के बीच, या सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रिया, या सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इसमें कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध के बीच रेडक्लिफ ब्राउन ने अंतर नहीं किया है, इसी की आलोचना करते हैं कौन, लेवी स्ट्रॉस, इसी की आलोचना करते हैं। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि इस ऑप्शन को सही कैसे कर सकते थे। तो सिंपल लैंग्वेज में एकदम सही कर सकते थे, थोड़ा सा भी अगर आप रेडक्लिफ ब्राउन को जानते हैं तो इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। कैसे? अब देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक क्रिया की बात नहीं की है, तो इनकी आलोचना होगी ही नहीं, ठीक? तो सामाजिक क्रिया इसमें है, सामाजिक क्रिया इसमें है, नहीं किए जब तो इसमें आलोचना होगी ही नहीं इनकी। और सामाजिक व्यवस्था की बात कौन करता है, पार्सन्स करते हैं, याद करिए। सोशल सिस्टम की बात कौन करते हैं, पार्सन्स करते हैं। सामाजिक क्रिया की बात कौन करता है, मैक्स वेबर, पार्सन्स करते हैं, पैरेटो करते हैं, ठीक? आई बात समझ में? तो जब इन्होंने ये थ्योरी दी ही नहीं है तो फिर ये सही आलोचना इनकी होगी ही नहीं। आलोचना किस पे होगी, जो थ्योरी उन्होंने दिया है। तो सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंध की इन्होंने थ्योरी दी है और इस पे इनकी लेवी स्ट्रॉस ने इनकी आलोचना की है। आई बात समझ में? अब हम थोड़ा सा लेवी स्ट्रॉस के बारे में देख लेते हैं। लेवी स्ट्रॉस जो है, लेवी स्ट्रॉस के बारे में देखते हैं। लेवी स्ट्रॉस को अगर जो थ्योरी दी है लेवी स्ट्रॉस, जितने सिद्धांत दिए उनको 3 भागों में बांट के देख सकते हैं, 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटते हैं, ठीक? पहला नातेदारी, पहला भाग क्या हो जाएगा, नातेदारी। दूसरा हो जाएगा मिथक शास्त्र और तीसरा हो जाएगा आदिवासियों का, ये आदिवासी परिवार का, जनजातियों का अध्ययन किए हैं, ठीक? विशेषता बताए हैं, उनकी खासियत बताए हैं। तो देखिए, लेवी स्ट्रॉस जो है, पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनका, वो क्या है, नातेदारी। नातेदारी में ये नातेदारी अणु की बात करते हैं, ठीक? पूछता है क्वेश्चन, नातेदारी अणु की बात कौन करता है, तो नातेदारी अणु की बात लेवी स्ट्रॉस करते हैं, ठीक? अब नातेदारी अणु में ये बताते हैं कि नातेदारी नातेदारी अणु में मामा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसकी भूमिका? माता के भाई अर्थात मामा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। किसमें? नातेदारी अणु में। उसके बाद ये बताते हैं, मिथक शास्त्र की बात बताते हैं। फिर मिथक शास्त्र में ये बताते हैं, द्विभाजी विपरीतता की बात बताते हैं। उसके बाद ये संरचना को अमूर्त मानते हैं। आप याद रखिएगा, देखिए दोनों लोगों में क्या अंतर है। रेडक्लिफ ब्राउन भी संरचनावादी हैं, ये भी संरचनावादी हैं, लेवी स्ट्रॉस भी। लेवी स्ट्रॉस संरचना को अमूर्त मानते हैं। क्या मानते हैं? अमूर्त। संरचना अमूर्त है, ठीक? वहीं रेडक्लिफ ब्राउन संरचना को मूर्त मानते हैं, मूर्त। ये लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि संरचना केवल कल्पना मात्र है। आई बात समझ में? उसके बाद अगर हम लेवी स्ट्रॉस की बात करें तो लेवी स्ट्रॉस की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। आप इसको नोट करते चलिएगा, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। दूसरी पुस्तक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तीसरी है सेवेज माइंड। चौथी है टोटमिज्म टुडे। देखिए टोटमवाद की बात कौन करता है? दुर्खिम करते हैं, ठीक? टोटम की बात कौन करता है? दुर्खिम करते हैं। लेकिन टोटमिज्म टुडे जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो लेवी स्ट्रॉस ने दिया है। उसके बाद द नेक्ड मैन। द नेक्ड मैन का मतलब होता है कि जो जनजातीय लोगों की बात की है, और नेक्ड मैन में इन्होंने जनजातीय लोगों की बात करते हैं, ठीक? उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन को जो है ये रेडक्लिफ ब्राउन संरचना का मूर्त मानते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेंगे। रेडक्लिफ ब्राउन तुलनात्मक समाजशास्त्र का विकास करते हैं। कौन? कंपैरेटिव सोशियोलॉजी का विकास करते हैं। कंपैरेटिव सोशियोलॉजी के विकास के बाद ये देखते हैं कि ये इनका अध्ययन क्षेत्र जो है, जो ये अध्ययन किए हैं, वो कहाँ-कहाँ करते हैं। तो ये जो अध्ययन करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के बाद वो अंडमान में जो है इन्होंने अपना अध्ययन काम किया है, अपनी जो है कि जनजातियों के बीच रह के ये काम किए हैं। किसके-किसके? ऑस्ट्रेलिया और अंडमान में। और इनके मध्य परिवार में जो नातेदारी संबंध होता है, उनकी बात करते हैं, ठीक? उसके बाद इनकी अगर महत्वपूर्ण पुस्तक देखते हैं, तो इनकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पुस्तक है अंडमान आइसलैंडर्स। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी अंडमान आइसलैंडर्स, बहुत बार पूछा जाता है। टैबू इनकी पुस्तक है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी।
ठीक? ये संरचना और प्रकार की बात करते हैं। कहाँ? प्रिमिटिव सोसाइटी में संरचना और प्रकार की बात करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। उसके बाद संरचना को मूर्त मानता है, ये चीज़ तो हम बता ही दिए हैं। ठीक? प्रकारात्मक एकता की बात करते हैं ये। रेड क्लिफ ब्राउन क्या करते हैं? प्रकार्यात्मक एकता की बात करते हैं। आई बात समझ में? इन्होंने यूनोमिया और डिसनोमिया की बात की है। ओके? इतना समझ में आ गया होगा? और जैसे हम बता रहे हैं वैसे इसको लिख लीजिएगा। सारे जितने भी हम जो चीज़ बता रहे हैं केवल कहानी नहीं सुना रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखेंगे, पार्सन्स के मतानुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? पार्सन्स के मतानुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? क्रिया है। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कौन करता है? व्यवस्था का निर्माण क्रिया करता है। जब हम क्रिया करते हैं तो क्या होता है? समाज में व्यवस्था का निर्माण होता है। ये पार्सन सिंपल सी बात है। ठीक? एजिल मॉडल देते हैं पार्सन्स। ठीक? सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन की बात करते हैं, सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। सामाजिक क्रिया के लिए 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। 3 चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। पहला तो एक्टर, दूसरा सिचुएशन, तीसरा मोटिवेशन। मोटिवेशन भी ये 3 प्रकार के बताते हैं, जिसको हम ईसीसी के नाम से याद रख सकते हैं। ईसीसी, ठीक? ईसीसी के नाम से याद रख सकते हैं। चलिए, अब हमारा जो है कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे तो हम देखते हैं, कॉम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहता था? कॉम्ट जो है, अगस्ट कॉम्ट की बात हो रही है यहाँ पे, एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे और उसी निर्माण के लिए ही इन्होंने समाजशास्त्र नामक विषय की उत्पत्ति की और उसको एक विज्ञान का दर्जा दिलाने के लिए ये अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक? तो निम्नलिखित में से किसके आधार पर करना चाहते थे समाज जो है कि नई व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। तो किसके आधार पर करना चाहते थे? पहले तो स्टार्टिंग में जब समाजशास्त्र का विकास इन्होंने किया तो समाजशास्त्र को विज्ञान पे लेके चले गए। विज्ञान समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहे, समाजशास्त्र के जो समाज का अध्ययन की जो मेथड्स हैं उनको वैज्ञानिक रूप से देखना चाहें। ठीक? लेकिन बाद में जैसे-जैसे इनका लास्ट समय आता चला गया, इनको अनुभव मिलता चला गया, वैसे ये नैतिक एकता की बात करने लगे, मानव का नया धर्म दे दिया इन्होंने, ठीक? मानवता का नया धर्म दे दिया। तो ये नैतिकता की बात करते हैं और मानवता का नया धर्म की बात करते हैं। तो 1 और 3 में कौन सही है? और ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगस्ट कॉम्ट की बात करें, तो अगस्ट कॉम्ट 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति किए थे, 1838 में। और इससे पहले इन्होंने समाजशास्त्र विषय है उसका नाम रखे थे सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स जो था वो किसी के द्वारा चुरा लिए जाने के कारण, ये शब्द सोशल फिजिक्स किसी के द्वारा अपने जो है कि लेख में यूज कर लिए जाने के कारण इन्होंने फिर इसका नाम सोशियोलॉजी रखा। उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक देखते हैं तो महत्वपूर्ण पुस्तक में जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी पूछता है, देखिए पुस्तक तो लगभग सबको याद रहता है अगस्ट कॉम्ट की। पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, ये सारे पुस्तक सबको याद रहता है। लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछता है कि पॉजिटिव फिलॉसफी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक? उसके कितने वॉल्यूम हैं? तो पॉजिटिव फिलॉसफी के कितने वॉल्यूम हैं? पॉजिटिव फिलॉसफी के 6 वॉल्यूम हैं और जो है 1830 में पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 में लिखना स्टार्ट हुआ और 6 वॉल्यूम में लिखा गया। उसके बाद 1850 के आसपास, 1850-51 के आसपास पॉजिटिव पॉलिटी, एक दूसरी पुस्तक जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी, उसको लिखे और उसका 4 वॉल्यूम है। ठीक? 1850 आप मान लीजिए, 1850 के आसपास ये लिखना चालू किए। ठीक? और इसके 4 वॉल्यूम, इसको 4 पार्ट में बाँटा, 4 वॉल्यूम है। तो इतनी बात समझ में आई। फिर इन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस दिए हैं, ठीक? और सबसे लास्ट में समाजशास्त्र को रखा है इन्होंने। फिर थर्ड स्टेज अ, 3 स्टेज थ्योरी दिए हैं ये, ठीक? अब 3 स्टेज थ्योरी में पहला है धार्मिक, दूसरा है तात्विक और तीसरा है प्रत्यक्षवादी। धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी जो थ्योरी है, प्रत्यक्षवादी का जनक भी माना जाता है इनको। समाजशास्त्र में या प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है अगस्ट कॉम्ट को। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी आपको। एक चीज़ जो इनके इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि
सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की बात कौन करता है? तो सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की बात कौन करता है? तो वो करते हैं अगस्ट कॉम्ट। समाजशास्त्र को अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से और भी वीडियोस को और भी चीज़ों को जानने के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो है कि हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल से बने रहिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक? और ये सामने ये बुक दिया हुआ है, ये बुक के सामने जो है थिंकर दिए हुए हैं। बुक कौन सा है? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। पहला हम देखते हैं द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, कौन है? स्पेंगलर। फिर स्टडी ऑफ हिस्ट्री, टैनबी। द होली फैमिली, मैक्स वेबर। द रिमेंबर विलेज, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको सीधा प्रतीत होगा कि ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी, द होली फैमिली। द होली फैमिली किसकी पुस्तक है? तो द होली फैमिली जो पुस्तक है ये किसकी है? तो ये है कार्ल मार्क्स की। मार्क्स की पुस्तक है होली फैमिली, मार्क्स, ठीक। अब आप देखिए, मैक्स वेबर 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, ठीक। होली फैमिली मार्क्स की पुस्तक हो ही गई। तो अब चलते हैं आगे, और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। एम.एन. श्रीनिवास का जो अध्ययन क्षेत्र है ये भी इंपॉर्टेंट है। रामपुरा, मैसूर के रामपुरा गांव से गांव का किए हैं। उसके बाद द रिमेंबर विलेज है इनकी पुस्तक। फिर जो है कि इन्होंने जो थ्योरी दी है रामपुरा गांव में, उन्होंने संस्कृतिकरण की थ्योरी दी है। और सॉरी, हाँ, संस्कृतिकरण, संस्कृतलाइजेशन की बात करते हैं ये, कि निम्न जाति अपने से द्विज जातियों की संस्कृति को एडॉप्ट कर रही हैं, उनके जैसे बनने का प्रयास कर रही हैं, ठीक। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे, सावयवी सिद्धांत का आधार क्या है? जो सावयवी, सावयवी का मतलब होता है शरीर। आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइएगा तो समाजशास्त्र के अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उसको ना रटने की जरूरत है ना पढ़ने की। अगर किसी बच्चे को दे दिया जाए और उसके पास कॉमन सेंस अच्छा हो या अन्य सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान हो तो वो समाजशास्त्र के काफी क्वेश्चन सही कर सकता है। तो सावयव का मतलब होता है शरीर। और शरीर किसकी बात करता है? जैविकी की बात करता है। सभी सिद्धांत किसका आधार? तो जैविकी सिद्धांत, जैविकी का आधार है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में विभक्त किया है, ठीक। सोरोकिन जो है संबंध को 3 प्रकार में विभक्त करते हैं। निम्नलिखित में से उनकी सूची कौन सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? पहला है, और पहला ऑप्शन दिया हुआ पारिवारिक संबंध, दूसरा संविदात्मक संबंध, तीसरा ऐच्छिक संबंध, चौथा अनिवार्य संबंध। तो कौन नहीं है? तो ऐच्छिक संबंध नहीं है। कौन कौन सा है? पारिवारिक संबंध है, संविदात्मक है और अनिवार्य संबंध है। इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10। सोरोकिन की बात हम तो बहुत कई बार कर चुके हैं पहले, बहुत, ठीक। तो इन्हें बताने की उससे खास आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत किया है? तो नातेदारी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण कौन प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों, भारत को 4 सांस्कृतिक खंडों में बांटता है? कौन बांटता है? देखिए, कुछ हिंट हम देते हैं आपको। तो वो 4 सांस्कृतिक खंड कौन कौन से हैं? नॉर्थ, मिडिल, साउथ और ईस्ट, ये 4 हैं, ठीक। 4 नातेदारी की बात किया जाता है, 4 क्षेत्रीय नातेदारी की बात किया जाता है। तो कौन करता है? तो वो करती हैं इरावती कर्वे, ठीक। इरावती कर्वे जो है पूरे भारत में 4 प्रकार के 4 नातेदारी व्यवस्था को देखते हैं, 4 स्थानीयता के आधार पे। कौन? पहला उत्तरी, फिर मध्य, फिर दक्षिणी भारत में, फिर पूर्वी भारत में। उसके बाद मर्टन प्रकारवादी हैं। प्रकट प्रकार और प्रच्छन्न प्रकार की बात करते हैं मर्टन। उसके बाद मर्डॉक जो है 250 परिवार का अध्ययन करते हैं, 250 परिवारों का अध्ययन करते हैं मर्डॉक। और 250 परिवारों का अध्ययन करके विवाह को एक सार्वभौमिक संस्था मानते हैं। कहते हैं कि 250 परिवारों का अध्ययन करके पता चला कि विवाह क्या है? सार्वभौमिक संस्था है, ठीक। उसके बाद
पुस्तक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। किसकी पुस्तक है? तो बहुत ही आसान पुस्तक है और ये कौन सा है? मिल्स की पुस्तक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये बहुत ही पूछता है। मिल्स जो है व्यक्तिवादी, ठीक, ये व्यक्तिवादी धारणा रखता है। जैसे मैक्स वेबर व्यक्ति पे ज्यादा जोर देते हैं, वैसे मिल्स भी व्यक्ति पे ज्यादा जोर देते हैं। आई बात समझ में? फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो ये कौन कहता है? तो ये मैकआइवर एवं पेज कहते हैं। देखिए, मैकआइवर एवं पेज कई चीजें कहते हैं समुदाय के बारे में। पहला तो ये कहते हैं मैकआइवर एवं पेज कि समुदाय छोटा या बड़ा, ठीक, मान लीजिए इसमें 10 लोग रहते हैं या 100 लोग रहते हैं, बड़े में मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं, ठीक। तो छोटा या बड़ा एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा जो है कि संगठन है या एक ऐसा समूह है जिसके लोग जो है आपस में संबद्धता से जुड़े होते हैं, ठीक। इनके अंदर कम्युनल जो है फीलिंग होता है, कम्युनल फीलिंग होता है। दूसरी चीज क्या होता है? ये किसी विशेष पर्व पढ़ने पर नहीं, विशेष पर्व पढ़ने पर नहीं, ये देखिए विशेष पर्व या विशेष आवश्यकता के आधार पे नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सामान्य आवश्यकता के आधार पे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक। ये एक दूसरे से सामान्य आवश्यकता के आधार पे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, तो उसे ही समुदाय कहते हैं। ये चीज भी कौन कहता है? मैकआइवर पेज कहते हैं। उसके बाद किंग्सले डेविस को देखेंगे, ये प्रकार्यवादी है किंग्सले डेविस। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत को बताना है। स्पेंसर फर्स्ट प्रिंसिपल, पार्सन्स द सोशल सिस्टम, ग्रीन सोशियोलॉजी, किंग्सले डेविस द सोशल ऑर्डर। तो कौन सा गलत है? तो ये गलत है, किंग्सले डेविस का सोशल ऑर्डर नहीं है। सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? सोशल ऑर्डर जो पुस्तक है विरस्टीड का है। किसका है? विरस्टीड का है। और किंग्सले डेविस की पुस्तक कौन सी है? ह्यूमन सोसाइटी। किंग्सले डेविस की पुस्तक कौन सी है? ह्यूमन सोसाइटी। याद रख लीजिएगा आप, ह्यूमन सोसाइटी। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए अगर आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर से बता दूंगा, या आप इसको खोजने का प्रयास कीजिएगा। ह्यूमन ग्रुप किसकी पुस्तक है? ह्यूमन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? किंग्सले डेविस की। ह्यूमन ग्रुप, HUMAN, ह्यूमन ग्रुप किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो इधर अवधारणा दिया गया है, इधर प्रतिमान मतलब प्रतिपादक दिया गया है, कौन जो है उस अवधारणा को देता है। तो इसको जो है कि मिलाना है, मैचिंग करना है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन भी है नीचे, तो आप इसको देखिए। प्रत्यय प्रारूप, इसको कहते हैं इंग्लिश में आइडियल टाइप। क्या कहते हैं? आइडियल टाइप। आइडियल टाइप, आइडियल टाइप्स कहते हैं, ठीक, प्रत्यय प्रारूप को। उसके बाद गोचर प्रकार, सावयवी एकता, अतिरिक्त मूल्य। तो इधर सामने दिया हुआ है। तो प्रत्यय प्रकार मतलब आइडियल टाइप की बात कौन करता है? तो आइडियल टाइप की बात कौन करता है? तो ये मैक्स वेबर करते हैं। गोचर प्रकार की बात करता है, गोचर प्रकार का मतलब है मैनिफेस्टो फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन, ठीक। गोचर प्रकार की बात कौन करता है? तो मार्टन करते हैं, ठीक। प्रकार, दुष्प्रकार की बात मार्टन करते हैं। उसी में जो है प्रच्छन्न प्रकार और मैनिफेस्ट फंक्शन, और किसकी बात करते हैं? प्रकट प्रकार की बात करते हैं। प्रकट प्रकार और प्रच्छन्न प्रकार। अब आप सोचेंगे ये प्रकट प्रकार और प्रच्छन्न प्रकार क्या है? प्रकट प्रकार, प्रकट प्रकार और प्रच्छन्न प्रकार, प्रच्छन्न प्रकार। तो प्रकट प्रकार ऐसा प्रकार है जिससे, ऐसा प्रकार जिसे हम चाहते हो या समुदाय
जैसा हम कोई काम कर रहे हैं और जो उसका परिणाम हम चाहते हो, वही परिणाम निकलता, उसके आशा पे, समाज की आशाओं पे ये खरा उतरता हो, तो उसे प्रकट प्रकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम अ, एक राम की जो है कि या एक राम की या कोई भी धार्मिक संगठन जो है, अपने लिए एक जैसे ताजिया निकलता है या राम का जो है कि मेला होता है, उस तरह कोई भी चीज़ निकाली जाती है या कोई मेला होता है, तो वो उसका उद्देश्य क्या होता है निकालने का या वो करने का उद्देश्य क्या होता है? करने का उद्देश्य होता है कि हम अपने धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें उसका अनुपालन कर सकें, ठीक? लेकिन अगर हम जो है कि ताज़िया निकालते हैं और ताज़िया निकला किस लिए? ताज़िया निकला एक धार्मिक सिंबल के रूप में, एक पहचान दिलाने के लिए कि हम अपने धर्म को जो है कि फ़ॉलो करें और उसमें जो है कि कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे व्यक्ति जो जुड़ गए मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति जुड़ गए जो उसमें हिंसा का जो है कि वो धार्मिक जो चीज़ें हैं, वो हिंसा का रूप धारण कर लिए, तो वो प्रच्छन्न प्रकार हो जाएगा। मतलब देखिए प्रकट प्रकार मतलब हुआ, यहाँ पे प्रकट प्रकार का मतलब हुआ कि जो चीज़ हम चाहें वही चीज़ हुआ, ठीक? सही से सारी चीज़ें हो जाएँ और जो समाज जिस लिए हम कह रहे हैं जो हमारा उद्देश्य है, उसी उद्देश्य की पूर्ति कर दे, तो प्रकट प्रकार हुआ। अप्रच्छन्न प्रकार का मतलब हुआ कि जिस चीज़ को सोच के हम निकले थे, वो चीज़ नहीं होके उसका कुछ अलग हो गया, ठीक? नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा। जिसको समाज स्वीकृति नहीं प्रदान करता है, तो उसे प्रच्छन्न प्रकार कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, ए का 4। अगोचर प्रकार क्या हो जाएगा? अगोचर प्रकार को किसने दिया है? मर्टन दिया है। गोचर को प्रच्छन्न प्रकार कहते हैं, मर्टन। बी का 2। सावयवी एकता आप सभी लोग जानते हैं, कौन देता है? सावयवी एकता किसकी है अवधारणा है? तो दुर्खिम की अवधारणा है। उसके बाद अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स की अवधारणा है, ठीक? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वानुमानित समाजीकरण। पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा को सापेक्षिक वंचन प्रत्यय की व्याख्या में किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किसने प्रतिपादित किया है? तो ये मर्टन ने। मर्टन अभी हम बताए थे किंग्सले डेविस जो है प्रकारवादी हैं। ये समाज में समाज में स्तरीकरण को भी प्रकार के रूप में देखते हैं, ठीक? उसके बाद पार्सन्स भी प्रकारवादी हैं। किंग्सले डेविस कहते हैं कि जितने भी समाजशास्त्र में उपागम बने हुए हैं, जितने भी अप्रोच बने हुए हैं, उसका 1/3 प्रकारवाद है, ठीक? मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी पे बात किया गया है, तो वो किस पे बात किया गया है? हाँ, वो प्रकार पे बात किया गया है। ये कौन करता है? ये कहते हैं किंग्सले डेविस। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसने समूहों को औपचारिक एवं अनौपचारिक में वर्गीकृत किया है? तो औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह की बात कौन करता है? तो औपचारिक और अनौपचारिक समूह की बात कौन करता है? तो बोगार्डस करते हैं। कूले जो है प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात करते हैं। समनर अंतर समूह और वाय समूह की बात करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें। सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं। सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो क्या है? संस्कृति का हृदय है। ये कौन कहता है? ये मैकआइवर एंड पेज कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। जॉनसन की पुस्तक भी सोशियोलॉजी है, ये याद रखिएगा। जॉनसन जो है इनकी पुस्तक भी सोशियोलॉजी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जाता है? तो यूनेस्को जो है, जो एक यूनेस्को एक संस्था है, इसके अध्ययन में प्रजातियों का वर्गीकरण के लिए क्या आधार चुना गया है? तो ये शारीरिक विशेषताएं चुनी गई हैं, ठीक? प्रजातियों को शारीरिक विशेषताओं के आधार पे उनका कैटेगराइज किया जाता है, उनकी कैटेगरी बांटी जाती है। जैसे शारीरिक विशेषताएं क्या हो जाएंगी? सर का छोटा होना, सर का बड़ा होना, नाक की कुछ विशेषताएं हो गई, या हाइट हो गया, ठीक? या शरीर का बनावट हो गया, उसके आधार पे क्या करते हैं जो है कि प्रजातियों को बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम। सांस्कृतिक मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है। संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है, ये किसका कथन है?
ये किसका कथन है? मैकावर कथन है कि संस्कृत किसे कहते हैं? मूल्यांकन तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को संस्कृत कहते हैं। मैकाइवर एम पेज का है। ठीक। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, सात्मीकरण के से तात्पर्य क्या है? सात्मीकरण, इसी को आत्मसातकरण भी कहते हैं। तो सात्मीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है दबाव मूलक संस्कृति थोपने की प्रक्रिया, या एक संस्कृति का दूसरे में पूर्ण विलय, या दो संस्कृतियों का एक दूसरे दूसरे के निकट आना, या दो संस्कृतियों के बीच आपसी समझ। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्ण विलय। जब कोई एक संस्कृति है, उसको हम पूरी तरह से वो दूसरी संस्कृति में विलय हो जाता है, उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका क्या कहते हैं? सात्मीकरण कहते हैं। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा और आपके नॉलेज में कुछ न कुछ इजाफा किया होगा, कुछ न कुछ आप इसमें नया पाए होंगे। तो अगर आप डेली जो है कि चीज़ों को नया सीखने का सीख रहे हैं और हमारे चैनल से आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उन लोगों को ज़रूर ये चैनल प्रोवाइड कराइए, ज़रूर बताइए जिनको इसकी आवश्यकता है। तो चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, जो कि आगे आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच।